यदि आप बिहार एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, शिक्षक भर्ती या एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्लास 6 to 10 का। तो आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 6 to 10 का कंप्लीट साइंस का एनसीईआरटी। और ये बुक देख सकते हैं, एनसीईआरटी का जो है निचोड़ है 6 to 10 एसके जासर का। टोटल 396 पेज को कंप्लीट निचोड़ करके जो है 42 पेज का पीडीएफ बनाया गया है। और इस 42 पेज के पीडीएफ को कंप्लीट आपके लिए लेकर के आए हैं। टोटल जो आपको 21 वीडियो होने वाला है, टोटल 21 वीडियो थ्योरी प्लस वन लाइनर प्लस एमसीक्यू, सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है जो निचोड़ करके इस बुक से निकाला गया है। तो चलिए लेके चलते हैं पीडीएफ पे, फिर आपको आगे की बातें जो है बताते हैं कैसे क्या करना है। तो ये जो है ये पार्ट नंबर 14 है, देख सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पीछे के वीडियो तक में जो है कंप्लीट पेज नंबर 25 तक को कवर किया गया है। तो इससे आगे के वीडियो में भी आपको जो है टोटल 21 वीडियो मिलने वाला है। ये 14वां वीडियो है, देख सकते हैं, और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ से आता है कोशिका, चैप्टर का नाम है कोशिका संरचना और कार्य। कोशिका के संरचना और कार्य से जुड़े कंप्लीट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, वन लाइनर के रूप में। बात करें तो पहला है कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इसकी खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था और कॉर्क की सहायता से जो पैर की छाल से प्राप्त की गई, उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। यही है कोशिका, समझ गए होंगे क्या है। अब कोशिका का आकार, शेप ऑफ सेल जो है, यानी कोशिका का आकार, ये समझ लीजिए। अमीबा एक अनियमित आकार वाला एक कोशिकीय जीव है जो अपना आकार बदलता रहता है और इसके शरीर से बाहर निकलने वाले उभार को स्यूडोपोडिया कहा जाता है और यह गति करने और भोजन को पकड़ने में मदद करता है। स्यूडोपोडिया अमीबा के भोजन करने या हिलने डुलने के दौरान दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। WBC श्वेत रक्त कणिका अनियमित आकार वाली कोशिका है। WBC जो होता है व्हाइट ब्लड सेल, ये श्वेत रक्त कणिका अनियमित आकार वाली कोशिका है। इसके बाद आता है गोलाकार, जो है गोलाकार आकार। गोलाकार आकार का जो होता है कोशिकाएं आमतौर पर गोल या गोलाकार आकार की होती है। उदाहरण के लिए आरबीसी कोशिका जो होता है ये गोलाकार होती है। अपवाद के रूप में आ जाता है स्तनधारी का आरबीसी। स्तनधारी वाला आरबीसी जो होता है ये अपवाद के रूप में आता है क्योंकि ये उभयावतल होता है। और स्पिंडल के आकार की कुछ कोशिकाएं स्पिंडल के आकार की होती है। उदाहरण के लिए मांसपेशी कोशिकाएं स्पिंडल के आकार की होती है जिसके दोनों सिरों पर लंबी नुकीली होती है। जैसे ये कोशिका देख सकते हैं, ये गोल हो गया, ये तंत्रिका कोशिका हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए। जैसे 1 नंबर में जो था वो था गोलाकार रक्त कोशिकाएं, बी नंबर में तर्कुरूपी पेशी कोशिका था ये, और सी नंबर में लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका ये जो है। अब बात करें तो कोशिका द्रव क्या है। साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव जो होता है ये कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच मौजूद जेली जैसी संरचना को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म में छोटे घटक होते हैं जिन्हें अंगक कहा जाता है, यानी ओरिजिनल कहा जाता है। अब यहाँ पे आ जाता है कोशिका द्रव्य के बाद आता है, देख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक जो होता है ये क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है ये समझिए। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसका कोशिका का आकार जो होता है आमतौर पर छोटा होता है, 1 से 10 म्यू होता है। और इसके साथ साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। इसमें न्यूक्लियराइड मौजूद होता है जो केंद्रकीय झिल्ली से घिरा नहीं होता है। इसमें एक ही गुणसूत्र होता है प्रोकैरियोटिक में, और झिल्ली में बंधे कोशिकांग अनुपस्थित रहते होते हैं। इसमें कोशिका विभाजन, विखंडन या नवोदन की प्रक्रिया द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में। बात करें तो यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है इसका आकार आमतौर पर बड़ा होता है, 5 से 100 म्यू होता है और केंद्रक उपस्थित होता है। न्यूक्लियाइड मौजूद होता है जो केंद्रीय यानी जो है केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है इसमें। अब आगे बात करते हैं, आप देख सकते हैं 1 से अधिक गुणसूत्र होते हैं इसमें 1 से अधिक गुणसूत्र होते हैं। और झिल्ली से बंधे कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम इत्यादि मौजूद होते हैं इसमें। और यूकैरियोटिक कोशिका विभाजन माइटोसिस और मेयोसिस द्वारा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना यहाँ पे किया गया है, देख सकते हैं
कंप्लीट जो है चित्र के द्वारा इसको आप वीडियो को यानी रोक करके देख सकते हैं। अब आगे बात करें तो यहाँ पर आ जाता है अगला चैप्टर जिसका नाम है वायु तथा जल का प्रदूषण। वायु तथा जल का प्रदूषण यानी पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। वायु तथा जल का प्रदूषण देख सकते हैं। वायु की संरचना है, वायु में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अन्य गैस मिला करके जो टोटल 1% पाया जाता है। सिर्फ CO2 की बात करें तो 0.03% यानी पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे बात आ जाते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करते हैं, आप देख सकते हैं जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली विकिरणें ग्रीन हाउस की तरह ही वायुमंडल द्वारा फंस जाती है, जहां गर्मी नर्सरी के अंदर फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती है। अब अगला पॉइंट है कि ये फंसी हुई किरणें पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है और CO2 की बढ़ती मात्रा ग्रीन हाउस प्रभाव की ओर ले जाती है। ये समझ गए होंगे ग्रीन हाउस क्या है। और अब अगला चैप्टर आ जाता है हमारे आसपास के पदार्थ। 9th क्लास का चैप्टर है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं एक बार में कि 9th क्लास का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें बात करते देख सकते हैं पंचतंत्र यानी वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल एवं आकाश। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल एवं आकाश ये पांचों मिलकर के हमारा पंचतंत्र कहलाता है, पदार्थ बना है। जब पंचतंत्र का सूत्र है और पदार्थ का अवस्था जो होता है तापमान एवं दाब द्वारा तय होता है। पदार्थ का अवस्था जो होता है ये तापमान एवं दाब के द्वारा तय किया जाता है। बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे अगर यहाँ पर देख सकते हैं ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, ठोस से द्रव में जाना। देख सकते हैं ठोस से यदि डायरेक्ट द्रव में जाता है तो इस स्थिति को संगलन कहा जाता है। यदि द्रव से डायरेक्ट ठोस में आता है तो इसको जमना कहा जाता है। इसी के साथ साथ यदि ठोस से गैस में चल जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है और यदि गैस से ठोस में आता है तो उसको निक्षेपण कहा जाता है। और द्रव से गैस में आना संघनन और गैस से डायरेक्ट द्रव में जाना वाष्पीकरण कहलाता है। ये प्रक्रिया है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए और भी दोबारा सुन करके। अब आता है वाष्पीकरण क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं वाष्पीकरण जो है, पहला वाष्पीकरण यह एक सतहीय घटना है और यह सभी तापमान पर होता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला भिन्न भिन्न कारक होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे तापमान, अगर तापमान की बात करें तो वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा, आर्द्रता घटेगा और वायु की गति जो इसमें बढ़ेगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तापमान बढ़ने से विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है तो विसरण बढ़ता है और तापमान बढ़ाने से गुप्त ऊष्मा पर भी प्रभाव पड़ता है कि ये घटता है। अब आगे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है देख सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस तथा 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन तापक्रम में परिवर्तित करने पर इन तापमानों का सही अनुक्रम क्या होगा ये बताना है। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ऑप्शन है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। 300 केल्विन ताप बराबर कितना डिग्री होता है, ये 4 ऑप्शन है। और 0.16 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या है, इसका भी आंसर आप लोगों को बताना है। और लास्ट में 4था नंबर का क्वेश्चन 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन चारों के आंसर यदि आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए। ये आप थ्योरी क्लास देख रहे हैं तो ज़रूर बता पाएंगे, ये आपके लिए HW के रूप में है। अब आगे बात करें तो अगला चैप्टर आ जाता है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमारे आस पदार्थ के पदार्थ जो होता है शुद्ध होते हैं, ये जानना है। तो इसका आंसर में है सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी सामान्यतः विलयन भी कहते हैं। हमारे आस पास के पदार्थ को सामान्यतः विलयन भी कहते हैं और सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार जो होता है, जैसे सांद्रता और दूसरा शब्द में है विलयन। सांद्रता जो है जैसे विलय, अगर यानी जो है विलय कम है विलायक से तो तनु विलयन या असंतृप्त विलयन होगा। यदि विलय ज़्यादा है विलायक से तो सांद्र विलयन या अति संतृप्त होगा। यदि विलय बराबर विलायक के हैं, दोनों बराबर है तो इसको संतृप्त कहा जाएगा। यहीं पर देख सकते हैं कि इसमें पदार्थ का सही से नहीं घुला हुआ रहता है और इसमें ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है। इसका कण काफ़ी छोटा होता है।
पदार्थ का जो होता है। जैसे देख सकते हैं विलयन की क्षमता प्रतिशत बराबर होता है विलय पदार्थ का द्रव्यमान या आयतन बटे विलयन यानी जो है विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान या आयतन गुना 100। आगे बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कोलाइड्स के समान उदाहरण दिया गया है। कोलाइड्स के समान उदाहरण कुछ दिया गया है कि कोलाइड्स के समान उदाहरण में प्रक्षेपित अवस्था दिया गया है, प्रक्षेपण माध्यम और प्रकार और उदाहरण इस तरीके से दिया गया है। इसको आप लोग एक बार जो है नोट करके देख लीजिएगा, देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अब तक 118 तत्व जो है खोजा जा चुका है, जिसमें कि 94 प्राकृतिक तत्व है और 24 जो है ये जो है कृत्रिम तत्व है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इससे आगे की बात करते हैं, हम देख सकते हैं मिश्रण और यौगिक इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। देख सकते हैं अगला पॉइंट है यहाँ पे मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण जो होता है तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, जबकि यौगिक जो होता है ये तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है टिंडल प्रभाव का खोज किसने किया था, तो जॉर्ज टिंडल ने टिंडल प्रभाव का खोज किया था। और तेल या वसा एवं जल का मिश्रण जो होता है ये विषमांगी मिश्रण होता है। विलयन बना होता है विलय प्लस विलायक से विलयन बना होता है। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। और अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया अपनाया जाता है। दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण किया जाता है। जल से तेल निकालने के लिए अपकेंद्रण या वाष्पीकरण किया जाता है। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी कण को पानी से अलग करने के लिए निस्यंदन किया जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और इससे आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगला चैप्टर को परमाणु एवं अणु को। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।